नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने बताया, आज हम उत्पादन संभावना वक्र पढ़ेंगे। बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा पढ़ाने से पहले मैंने आपको अवसर लागत की अवधारणा पढ़ाई, जिसमें आपने देखा अवसर लागत को वैकल्पिक लागत भी कहते हैं, अल्टरनेट कॉस्ट। अवसर लागत को इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसी का दूसरा नाम अल्टरनेट वैकल्पिक लागत भी है, यानी अल्टरनेट कॉस्ट। तो अवसर लागत के बारे में पढ़ा, हमने देखा दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प को त्यागना। किसी वस्तु का चयन करने में हमें जो दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ता है, उस वस्तु के लिए जिसका हमने चयन किया है, उसे अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत की अवधारणा का उत्पादन संभावना वक्र बनाने में बहुत ही महत्व होने वाला है। आप खुद ही देखेंगे किस तरह से ये उत्पादन संभावना वक्र को प्रभावित करती है, किस तरह से ये डिसीजन लेने में हमारी सहायता करती है, और क्यों जो है ये उत्पादन संभावना वक्र के स्वरूप। हमारा समय बचे इसलिए हमने कुछ चीजें पहले ही लिख के रखी हैं, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपको डाउनलोड करने में और आपका ज्यादा डाटा वेस्ट ना हो। तो उत्पादन संभावना वक्र है क्या बच्चों? एक दी गई तकनीक पर लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण, मतलब एक दी गई तकनीक पर उत्पादन के सीमित साधनों, यानी यहां संसाधन भी लिख सकते हैं, साधनों या संसाधनों से दो वस्तुओं की उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। कल हमने देखा हमारे पास 10 घंटे थे, तो 10 घंटे से हम दो चीजें बना सकते थे, क्या? टेबल और चेयर। यदि हम सारा अपने 10 घंटे टेबल के उत्पादन में लगा देते तो हमारी कितनी कुर्सियां बन रही थी? कल वाले जब हमने अवसर लागत पढ़ाई थी, पांच टेबल, क्योंकि एक टेबल को बनाने में 2 घंटे लग रहे थे और कुर्सी को बनाने में 1 घंटा लगता। तो अगर हम सारे संसाधन किस पे लगा दें? चेयरों के उत्पादन में तो 10 चेयरें बन रही थी, ठीक है, कल वाले। तो अगर हम सारा का सारा 5 टेबलों के उत्पादन पे लगा देंगे तो इन 5 टेबलों की अवसर लागत क्या होगी? वो 10 कुर्सियां, जिसका हमने इन 5 टेबलों के लिए त्याग किया है। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं थी। आपने देखा था, आपने जब हम एक टेबल बना रहे थे तो कितनी कुर्सी बनाएंगे? 8। और जब 2 टेबल बनाएंगे तो कितनी कुर्सी बनाएंगे? 2 टेबल में 4 घंटे खत्म हो गए, तो हम 6 कुर्सियां। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं थी। तो बच्चों, होता क्या है, अर्थव्यवस्था में साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं, और उन सीमित संसाधनों का हम सर्वोत्कृष्ट प्रयोग करते हुए हमें विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न उत्पादन संभावनाएं मिलती हैं, ठीक है। और उन संभावनाओं में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना हम करते हैं। हालांकि ये जो वक्र है, ये हमें कहां पर एक अर्थव्यवस्था संतुलन में होगी ये तो नहीं बताता, लेकिन ये हमें वो संभावनाएं दिखा देता है जिस पर एक अर्थव्यवस्था रहेगी, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। हमें जो हमारी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? केंद्रीय समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हल करने में कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। तो ये हमें ऐसी बहुत सारी संभावनाएं देता है। इस वक्र पर उपस्थित जितने भी बिंदु होते हैं वो एफिशिएंट बिंदु होते हैं, और इन्हीं संभावनाओं में से हमें कोई संभावना, किसी विकल्प का हमें चयन करना पड़ता है। तो आइए, इससे पहले कि हम इसको पूरी तरह से समझें, हम ये मानते हैं कि हम यहाँ ये मानकर बिहेव कर रहे हैं कि हम क्या है? एक विवेकशील प्राणी है, रैशनल बिहेवियर करेंगे, हम सर्वोत्कृष्ट विकल्प का चयन करेंगे, ठीक है। अभी आपको बताएंगे कि हम किस तरह से रैशनल होंगे। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स में एक विवेकशील, हर जगह विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, रैशनल बिहेवियर किया जाता है। रैशनल बिहेवियर का मतलब है हम अगर हमारे पास बहुत सारी विकल्प मौजूद है तो हम सर्वोत्कृष्ट विकल्प को चुनने में, सर्वोत्कृष्ट विकल्प का विवेक द्वारा, अपने विवेक द्वारा सर्वोत्कृष्ट विकल्प का चयन करने में सक्षम है। तो इसी वजह से जो मानव को क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। लेकिन एक अर्थशास्त्री को कहा जाता है होमो इकोनॉमिकस।
होमो इकोनॉमिकस कहा जाता है। हमारा बिहेवियर रैशनल होता है, इसलिए अर्थशास्त्रियों को या जो विवेकशील जो ये निर्णय लेगा उसे होमो इकोनॉमिकस कहा जाता है। आइए इससे पहले कि हम उत्पादन संभावना वक्र को आगे बढ़ाएं, हम इसकी मान्यताएं पढ़ते हैं। मान्यताएं बच्चों देखिए, मैंने 6 मान्यताएं लिखी हैं। उत्पादन की तकनीक स्थिर है, इस मान्यता का बहुत मतलब है, क्योंकि अगर तकनीक स्थिर नहीं रहेगी तब हम इस वक्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। उत्पादन के साधन क्या है? सीमित है। बच्चों ये इकोनॉमिक्स की मान्यता का अर्थ तो आप जानिएगा, अगर हमारे पास साधन असीमित होंगे तो हमें चयन की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। ठीक है, फिर हमें अर्थशास्त्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उत्पादन के साधन क्या है? सीमित है। इसी मान्यता के कारण ही समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या है? उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू है। ठीक है, उत्पत्ति ह्रास नियम का मतलब है, अभी हम इसे आगे उत्पादन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि आपको उत्पादन के 3 नियम होते हैं, उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पादन समता नियम, उत्पादन ह्रास नियम। तो उत्पादन वृद्धि नियम का मतलब क्या है? जितने हम उत्पादन के साधनों में वृद्धि करें, यदि उत्पादन में उससे ज्यादा वृद्धि हो जाए तो उससे कहते हैं उत्पादन वृद्धि नियम। ठीक है, यदि हम 10% उत्पादन के साधन बढ़ाएं और उससे उत्पादन 20% या 50% बढ़ जाए तो उसे उत्पादन वृद्धि नियम कहेंगे। अच्छा, उत्पादन समता नियम किसे कहेंगे? यदि अच्छा बच्चों, उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम उत्पादन के साधन 0 कर देंगे तो उत्पादन भी 0 होगा। यदि हम उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा। यदि हम उत्पादन के साधन घटाएंगे तो उत्पादन भी घटेगा। इस आधार पर उत्पादन के साधनों में वृद्धि का उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे उत्पादन के नियम कहते हैं। इस आधार पर 3 नियम होते हैं। उत्पादन वृद्धि नियम मैंने जैसे बताया, 10% यदि उत्पादन के साधन बढ़ाए और उससे 20% या 30% उत्पादन बढ़ाए तो उसे उत्पादन वृद्धि नियम कहेंगे। यदि 10% उत्पादन के साधन बढ़ाए और उससे 10% उत्पादन बढ़े तो उत्पादन समता नियम है। उत्पादन ह्रास नियम का मतलब क्या है? यदि हम 10% उत्पादन के साधन बढ़ाएं और उत्पादन उससे कम बढ़े तो उसे उत्पादन ह्रास नियम। यहाँ पे मान्यता ली गई है उत्पादन ह्रास नियम लागू है, यानी हम जितना उत्पादन के साधन बढ़ा रहे हैं उत्पादन में उससे कम वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसी कारण से जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो कॉन्केव बनेगा यहाँ पे। ठीक है, कल हमने जो अवसर लागत आपको पढ़ाई थी उसमें तीनों उत्पादन के नियमों के तहत हमने अवसर लागत का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उत्पादन समता नियम में एक सीधा उत्पादन संभावना वक्र बना था, जिसपे अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत क्या थी? स्थिर थी, यानी रूपांतरण की सीमांत दर स्थिर थी। और जो जब उत्पादन वृद्धि नियम लागू हो रहा था तो उत्पादन संभावना वक्र किस तरह का था मैं बता दूं। यहाँ पे तीनों में अंतर, हमने जब उत्पादन वृद्धि नियम लागू हो रहा था तो उत्पादन संभावना वक्र इस तरह का बनेगा। उत्पादन समता नियम लागू हो रहा है तो इस तरह का बनेगा। और यदि उत्पादन ह्रास नियम लागू हो रहा है तो उत्पादन संभावना वक्र जो हमारा यहाँ बनने वाला है वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं रियल इकोनॉमी में उत्पादन ह्रास नियम ही लागू होता है। ठीक है, अब चौथी मान्यता है उत्पादन के साधन पूर्ण रोजगार में है। बच्चों, ये मान्यता भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम एफिशिएंट जो हमारी एफिशिएंट जो पोजीशन है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। यदि हमारे साधन उत्पादन के साधन अभी रोजगार में नहीं लगे हैं तो हम उत्पादन की सर्वोत्कृष्ट संभावना पर इसके ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, अब इसका भी बहुत महत्व है। उसके बाद अभी हमने यहाँ पे क्या लिया? 2 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। हमने ऐसे मॉडल का सिलेक्ट किया है जिसमें हम 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल और चेयर। ठीक है, उत्पादन के साधन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से दक्ष नहीं है। अगर ये मान्यता ना माने तो अगर समान रूप से दक्ष होते तो टेबल भी 5 बनती और चेयर भी 5 बनती। ठीक है, अगर हम सारा का सारा समय टेबल पे दे देते तो ये भी 5 बनती और सारा का सारा समय चेयर पे दे देते। दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से दक्ष नहीं है। तो वो टेबल कितनी बना रहे हैं? 2 घंटे में एक बना रहे हैं। अगर उत्पादन के वही साधन टेबल कितने घंटे बना रहे हैं? एक टेबल 2 घंटे बना रहे हैं और चेयर कितने उसमें बना रहे हैं? एक चेयर 1 घंटे बना, इसलिए समान रूप से दक्ष नहीं है। अच्छा, मान्यताओं के होने के बाद देखते हैं, अब ये हमारी आती है उत्पादन संभावना तालिका। इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट भी कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है PP सेट। ठीक है, अब आते हैं, हमने देखा हमने सारे संसाधन लगाए हैं उत्पादन के,
बच्चों उत्पादन के सारे संसाधन लगाए तो हमें ये सेट मिलता है। ठीक है, अब देखिए पहली संभावना यानी यहाँ पे हमने क्या लिखा, उत्पादन संभावना। यहाँ टेबल का उत्पादन, यहाँ चेयर का उत्पादन, यहाँ पे रूपांतरण की सीमांत दर वही डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखिए तो देखेंगे बढ़ती हुई मिलेगी हमें। ठीक है, क्योंकि ये जो वक्र बनने वाला है इस तरह का बनने वाला है, इसका कारण उत्पादन ह्रास नियम लागू है। अब देखिए यदि हम अपना सारा का सारा चेयरों के उत्पादन में पूरा समय दे देते हैं तो 10 चेयरें बनेंगी और उस समय टेबल कितनी बनेंगी, 0। अब यदि हम एक टेबल बढ़ाएं तो हमें कुर्सी का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कुर्सी का त्याग किया। रूपांतरण की सीमांत दर क्या निकली, 1/1 यानी 1। डेल्टा वाई यानी कितना, ये इसे हम यदि x माने टेबल को और इसे y माने तो y में कितना परिवर्तन हुआ, 9 में से 10 गया 1 -1। अच्छा, ये कितना बढ़ा टेबल का उत्पादन, 1 में से 0 गया 1। ठीक है, तो डेल्टा वाई कितना हुआ 1 और डेल्टा एक्स कितना हुआ 1/1 1। तो रूपांतरण की सीमांत दर क्या आई, 1 आई। अब दूसरा अब हम चाहते हैं टेबल का एक उत्पादन और बढ़ाए तो हमें चेयर से संसाधन निकाल पर टेबल पर खर्च करने। इस स्थिति में टेबल 7 बनेंगी और टेबल 1 बनेगी। ठीक है, अब हमारी रूपांतर, अच्छा चेयरों के उत्पादन में कमी कितनी आई, 3। डेल्टा वाई कितना है 2। 7 में से 9 गया -2। ठीक है, अच्छा डेल्टा वाई का क्या मतलब होता है, y1 माइनस y0 और डेल्टा एक्स का क्या मतलब होता है, x1 माइनस x0। 1 यानी वर्तमान स्थिति और 0 यानी पुरानी स्थिति, यानी कि पुरानी स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे y1 यानी वर्तमान उत्पादन, y0 यानी पुराना उत्पादन, x1 यानी वर्तमान उत्पादन, x0 x वस्तु का वर्तमान उत्पादन, x वस्तु का पुराना उत्पादन। ठीक है, अब यहाँ पे पहले बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं अगर अपने एक टेबल का उत्पादन और बढ़ाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधनों को चेयर पर से हटा के टेबल पर लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी 3 चेयरों का नुकसान होगा। देखिए y का कितना नुकसान हो रहा है, 3 का लॉस, और गेन कितना हो रहा है, 1। तो वही मैंने रूपांतरण की सीमांत दर कही थी, लॉस अपॉन गेन। गेन कितना, 1 का गेन हुआ, 3 का लॉस हुआ, तो 3/1। रूपांतरण की सीमांत दर 3 आई। अब हमारे यहाँ लॉस कितना हो रहा है, 4 चेयरों का लॉस। अगर हम सारे साधन टेबल के उत्पादन पे लगा दें तो 4 टेबल बनेंगी और कुर्सियां कितनी बनेंगी, 0। ठीक है, तो हमारी नुकसान कितने का हुआ, 4 कुर्सियों का नुकसान हुआ तो हमने ऊपर रखा, और एक चेयर का नुकसान हुआ तो 1। ठीक, एक टेबल का फायदा हुआ तो नीचे 1 रखा। ठीक है, बेनिफिट को नहीं, तो रूपांतरण की सीमांत दर आई 4। ठीक है, अब कल हमने आपको उत्पादन संभावना वक्र समझाया था और वो बिल्कुल उसी का लोकस पॉइंट बनाया है। ये हमने पॉइंट ले लिए हैं, पहले ही बना के रखा, समय की बचत के कारण। टेबल को हमने x अक्ष पे लिया है और चेयर को y अक्ष पर। ठीक है, तो हमने बिंदु बताया है, जब देखिए सारे के सारे साधन हम अगर टेबल यहाँ पे पहली पोजीशन ए पोजीशन कहाँ पे है, टेबल का उत्पादन कितना हो रहा है, 0, यानी यहाँ पे हैं हम। ठीक है, और चेयरों का उत्पादन कितना, तो पहला बिंदु ए पॉइंट कहाँ पे है, ये हमारा ए पॉइंट है। अच्छा, बी पॉइंट हमारा कौन सा है, बी में एक टेबल 9 चेयर हैं, तो एक टेबल है और चेयरें कितनी है, ऊपर ले जाते हैं 9, तो ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है, ये बी पॉइंट है। इसी तरह तालिका के अनुसार तीसरी पोजीशन क्या है, सी में 2 टेबल और 7 चेयरें, तो इस उत्पादन संभावना टेबल कितनी है, 2 और 7 चेयर। ठीक है, यहाँ हमारा ये सी संभावना है। इसी तरह डी संभावना 3 टेबल और 4 कुर्सियां। ठीक है, तो 3 टेबल और 4 कुर्सियां हमारा पॉइंट, 3 टेबल 4 चेयर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, और हमारा अब ई पॉइंट, यानी कि जब सारे के सारे साधन हम किस पे लगा दें, पूरे घंटे हम किस पे लगा दें,
टेबल के उत्पादन में, तो चेयरों का उत्पादन कितना होगा, 0। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट मिलता है, ये 4 टेबल और उस समय कुर्सी कितनी है, 0। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इन बिंदु, ये जो संभावनाएं, विभिन्न संभावनाएं हमें उन्हीं संसाधनों से प्राप्त है, हर एक पे 10-10 घंटा खर्च हुआ है। ठीक है, इन्हीं संसाधनों से हमें जो मैक्सिमम आउटपुट मिला है, वो आउटपुट की संभावनाएं मिली हैं, उनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, ये वक्र मिलता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये है हमारा उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, इसको कहते हैं रूपांतरण वक्र भी कहते हैं, रूपांतरण वक्र, फ्रंटियर कर्व। अच्छा, इसको सीमांत वक्र भी कहते हैं, फ्रंटियर कर्व, फ्रंटियर FROINTIER कर्व, CURVE, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व, P प्रोडक्शन, और उत्पादन संभावना वक्र को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व को PPF कहेंगे। दोनों मतलब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये वक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है चयन की समस्या के लिए। ये हमें, इस वक्र पर हमें ऐसी अनगिनत विकल्प मिलते हैं जो समान रूप से हमारे लिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड टेक्नोलॉजी का हम जब पूरा प्रयोग करते हैं, तो ये समान रूप से इक्वली एफिशिएंट पॉइंट्स हैं। इससे हमें उत्पादन की वे संभावनाएं मिलती हैं जो समान रूप से एफिशिएंट हैं, समान रूप से दक्ष हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे बिंदु थोड़ा गाढ़े कर लें हम, सी बिंदु, डी बिंदु और ई बिंदु। ये हमें ऐसी विभिन्न उत्पादन के सीमित साधनों से उत्पादन की विभिन्न संभावनाएं दिखाता है, जो जिसमें हम इक्वली एफिशिएंट हैं। इसमें से कोई सा भी पॉइंट चयन कर सकते हैं। इनमें से अगर हम कोई भी पॉइंट चयन करते हैं तो अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण दक्षता पर उत्पादन करने वाली होगी। लेकिन इसमें से किस विकल्प का चयन करेंगे, ये वक्र ये नहीं बताता। ठीक है, ये हमारे उत्पादन की सिनारियो को पेश करता है। किस पर उत्पादन होगा, वो हम जब इस पर इंडिफरेंस कर्व डालेंगे, इंडिफरेंस कर्व मतलब आगे पढ़ेंगे आप, तटस्थता वक्र डालेंगे, मतलब कि उदासीनता वक्र डालेंगे। ठीक है, तो उससे हमें वो पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये वक्र हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की विभिन्न संभावनाएं कौन सी हो सकती हैं, जिसपे एक अर्थव्यवस्था के लिए वो सर्वोत्कृष्ट हो। तो ये हमारी अनगिनत संभावनाएं, केवल मैंने A B C D 3 संभावना और E संभावना नहीं, इस पे हर एक बिंदु इक्वली एफिशिएंट है, जिस पर लिमिटेड रिसोर्स और टेक्नोलॉजी पर हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है इस कर्व पर। ठीक है, ये हमारा, और ये हमारे जो पहली केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए, उसका हल ढूंढने में हमारे पास एक विकल्प देता है। ठीक है, ये हमें पूर्ण हल नहीं देता, ये हमें विकल्प देता है। हाँ, ये हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था इन्हीं बिंदुओं, लिमिटेड टेक्नोलॉजी और लिमिटेड रिसोर्सेज के रहते हुए इसी उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु पर सर्वोत्कृष्ट स्थिति में होगी, अर्थशास्त्र का व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, की समस्या का हल देता है। अच्छा, इसके अंदर का जो बिंदु होता है वो नॉट एफिशिएंट होता है। क्या होता है? नॉट एफिशिएंट, EFFECIENT। क्या? ये इंफीरियर कॉम्बिनेशन होता है, निकृष्ट चुनाव। ये जो चुनाव होता है, इसके अंदर कोई भी बिंदु जो है हम उसका चयन नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कम उत्पादन प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि हम उस समय संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर रहे होंगे। संसाधनों के इसके नीचे का जो नीचे कोई भी पॉइंट है, माना पॉइंट
ABCDEF मान लेते हैं। तो इस पे देखिए, अगर हम F पर देखिए, F पर 6 चेहरे बना रहे हैं और टेबल कितनी बन रही है, 2.5। ठीक है, 2.5 चेहरे बन रही है। जबकि इसी का जो ये बिंदु है, चलिए यहाँ पे आपको इसको मिटा देते हैं, इससे आपको भ्रम होगा। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि इसके अंदर जो है हम इसे प्राप्त तो कर सकते हैं। इसके अंदर के पॉइंट इंफीरियर पॉइंट है, क्योंकि हम उतने ही रिसोर्सेस लगा के कम उत्पादन के बिंदु पर होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम, हाँ यहाँ को ये हमने लिख दिया, इसको मिटा देते हैं। आप समझ गए इसके अंदर वाले बिंदु क्या है, इनएफिशिएंट है, नॉन एफिशिएंट है, नॉट एफिशिएंट है ये, क्योंकि इससे हमें संसाधनों की उतनी मात्रा का चयन करने पर कम उत्पादन प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको समझाते हैं ऐसा क्यों होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम बनाते हैं 2 कुर्सी 7, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन ये था, ये पॉइंट लेते हैं C। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका पॉइंट का नाम F रख देते हैं, हमारे संसाधन तो उतने ही व्यय हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि इस समय एक 1.5 टेबल बना पा रहे हैं और 7 कुर्सियां, जबकि हमारा जो C पॉइंट है वो हमें 7 कुर्सियां और 2 टेबल दे रहा है। इसलिए जो F पॉइंट है ये निकृष्ट पॉइंट है, इसका चयन नहीं करेंगे, हम C का चयन करेंगे। अर्थात अर्थव्यवस्था अपनी सर्वोत्तम स्थिति में तब होगी, यानी सबसे विवेकशील व्यवहार तब करेगी जब कि वो उत्पादन संभावना वक्र के ही किसी बिंदु का चयन करे। लेकिन अब इस पर कहां चयन करेगी, ये उपभोग पैटर्न पर निर्भर करता है। अब उसे हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके ऊपर का बिंदु ये अप्राप्य है, अप्राप्य संयोग है, अप्राप्य, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इन संयोगों को, जितने भी संयोग हैं, हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हम उत्पादन संभावना वक्र के बाहरी भाग पे भी नहीं रह सकते, और अंदरूनी भाग हमारे लिए इनएफिशिएंट है और ये नॉट अचीवेबल है। ठीक है, ये अप्राप्य है, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है। ठीक है, और ये क्या है, नॉट एफिशिएंट है। ठीक है, नॉट एफिशिएंट यानी कि अदक्ष है। ये जो संयोग है इसके अंदर के अदक्ष है और इसके बाहर के हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम उत्पादन संभावना, सर्वोत्कृष्ट स्थिति हमारे तो वो होगी जब हम उत्पादन संभावना वक्र के ही किसी बिंदु का चयन करें। तो बच्चों, ये जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, ये हमें चयन